हेलो 10+1 स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है, हमारा फर्स्ट यूनिट चला हुआ है, तो ये फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो ये फोर्सेस, इनकी स्टडी से हमें बेटर नेचर को समझने में आसानी होती है। तो ये जो फोर फोर्सेस हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, तो we can understand better the nature with the help of these forces. ये जो फोर्स है, they governs all the physical and जितनी भी हमारी प्रोसेसेस हो रही हैं, चेंज हो रहे हैं या कोई घटना घट रही है, तो ये फोर्सेस जिम्मेदार हैं। ये दिस फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल। ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, देन फोर्थ वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो मैं इनकी थोड़ी डिटेल आपको बताऊंगा फोर्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज गवर्न्ड बाय द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको गवर्न करने वाला न्यूटन्स लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ। तो ये न्यूटन्स लॉ क्या है? फोर्स बिटवीन टू मासेस। तो हम ये इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि फोर्स बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू देयर मासेस, फोर्स बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू देयर मासेस इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो F इज इक्वल टू, या F इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो r का डिस्टेंस उनके बीच में है, तो ये लॉ ऐसे अप्लाई होता है, F इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो कैसे इसको लिखते हैं हम? F इज इक्वल टू G इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो ये r स्क्वायर, this is known as universal of, ये G is known as a constant, universal gravitational constant है। और इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे कि भाई ये जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज ए सेंट्रल फोर्स। ये सेंटर टू सेंटर एक्ट करता है। दो बॉडीज हैं, इनके सेंटर से डिस्टेंस, आप यहाँ तक ये डिस्टेंस जो r लेंगे आप, सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स, पहली प्रॉपर्टी। दूसरा कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स की इस फील्ड में A2B अगर आप जाते हैं तो B2A वापस आएंगे, तो आपका जो वर्क डन होगा सेम होगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स। तीसरा हम बोल सकते हैं, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये ओबे करता है, स्क्वायर लॉ। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये हमेशा अट्रैक्टिव है नेचर में, अट्रैक्टिव, ऑलवेज अट्रैक्टिव, ठीक है। एंड इट इज ए लॉन्ग डिस्टेंस पे काम करता है, बहुत डिस्टेंस पे, लॉन्ग डिस्टेंस फोर्सेस। इट इज लॉन्ग, इसका एक्शन ऑफ डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स है, लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग रेंज, डिस्टेंस या रेंज बोल सकते हैं, रेंज पे काफ़ी लंबी आ गया, लॉन्ग रेंज फोर्स है। एंड वी कैन से दैट, इसके बाद हम ये लिख सकते हैं, इट इज़ ए लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग रेंज फोर्स। एंड फील्ड पार्टिकल, जब दो पार्टिकल्स के, दो बॉडीज के बीच में इंटरेक्शन होती है, तो हम ये सपोज करके चलते हैं कि उनमें कोई ना कोई इंटरेक्शन है, वो किसी पार्टिकल के कारण है। तो ग्रेविटोन इज द फील्ड पार्टिकल। तो इस तरह से ये जो हमारे ये प्लैनेटरी मोशन हो रहा है, इट इज़ ड्यू टू प्लैनेटरी मोशन के लिए कौन जिम्मेवार है? सन। प्लैनेटरी मोशन, बीच में सन है और सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ घूम रहे हैं।
तो ये स्टार्स मूव कर रहे हैं, बाइनरी स्टार एक दूसरे के चारों तरफ मूव कर रहे हैं, ये इसके, तो ये सारे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई व्हाट इज द रीजन ऑफ फॉलिंग बॉडीज ऑन द अर्थ, कि कोई चीज़, न्यूटन ने भी ये निकाला था कि सेब धरती पे क्यों गिरता है, ये सारे रीज़न। और हाई टाइड्स, लो टाइड्स, हाई टाइड्स, लो टाइड्स जानते होंगे आप, जब फुल मून डे होता है तो समुद्र का पानी ऊपर उठता है ये, और उसके बाद जब अमावस्या होती है तो ये बिल्कुल नीचे जाता है। तो ये इट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून। तो सारे इसको समझ सकते हैं हम एक ही प्रिंसिपल से, सारी चीज़ों को हम, सारे फोर्सेस को, सारी ये जितने भी घटनाएं हैं इनको हम एक ही प्रिंसिपल से समझ सकते हैं, दैट इज ये ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा जो फोर्स है दैट इज नोन एज, हमारा जो फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और एक चीज़ और, ग्रेविटेशनल फोर्स द वीकेस्ट फोर्स है नेचर में, वीकेस्ट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल एक चीज़ ये भी आप ध्यान में रखें, ग्रेविटेशनल फोर्स द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। और इसके बाद अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्जेस, ये चार्ज के प्रेजेंट होने से होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं किसी बॉडी से तो वहाँ पे उसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं वो नेगेटिव हो जाता है। तो ये चार्ज के कारण कूलम्स लॉ से गवर्न कर सकते हैं। अगर ये स्टैटिक है, कूलम्स लॉ से इसको गवर्न कर सकते हैं। कूलम्स लॉ बिल्कुल सेम न्यूटन की तरह है, फोर्स between two charges is proportional to product of the charges and inversely proportional to square of the distance between them। तो ये इस तरह से ये गवर्न होता है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स, इट इज 10 पावर 36 टाइम्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग है, ग्रेविटेशनल फोर्स से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और ये रिपल्सिव अट्रैक्टिव दोनों हो सकता है, रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव। आपको पता ही है कि सेम जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं एंड अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव या नेगेटिव ये रिपेल करेंगे, रिपल्शन, एंड ये आपस में, और नेगेटिव पॉजिटिव ये अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट, ठीक है। तो ये एक दूसरे को रिपल्स करेंगे और ये अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, इसके बाद ये सेंट्रल टू सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल हमने भी फार्मूला पढ़ा था, एक तो पहली बात तो सेंट्रल फोर्स है, सेंटर से सेंटर पे एक्ट करता है, कंजर्वेटिव। और एक चीज़ और, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी ओबे करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज, इसमें जो फील्ड पार्टिकल दैट इज फोटोन, इसका फील्ड पार्टिकल है फोटोन इज द फील्ड पार्टिकल। तो इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आप कैसे पहचान करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसे काम करता है? अच्छा, कुछ एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ कि हमारे पास जो ये दिस इज फ्रिक्शन फोर्स, या मैं जैसे इस पे लिख रहा हूँ, ये जो साफ हो रहा है, बोर्ड साफ हो रहा है, ये बोर्ड पे मार्कर लिख रहे हैं ना, मार्कर, तो ये जो मार्कर इसमें चिपक रहा है, इट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये हम मूव करते हैं। फ्रिक्शन फोर्स इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नेचर का है। और स्प्रिंग में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जो स्प्रिंग को हम खींचते हैं फिर वापस अपने उस पर आ जाता है। टेंशन इन द स्ट्रिंग, दिस इज आल्सो ऑफ द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। तो ये सारे फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के हैं। आफ्टर दिस ये कुछ एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। फोटोन इज द फील्ड पार्टिकल, हमने पढ़ लिया। इसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या चीज़ है? तो ए फोर्स विच बाइंड्स न्यूक्लियॉन्स होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, जो होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। अदरवाइज आपको पता है प्रोटॉन पॉजिटिव है, पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को धक्का देगा, रिपल्सिव फोर्स होगा तो वो बाहर टूट जाएगा न्यूक्लियस।
तो इसको जो होल्ड करके रखता है दैट फोर्स इज न्यूक्लियर फोर्सेस। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो। तो ये इसमें हम ये जो है फोर्स, इसमें इसकी जो फील्ड पार्टिकल, तो डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी। इसमें हम फील्ड पार्टिकल हमारा पाई मेसोन, तो पाई मेसोन की लड़ाई है सारी। पाई मेसोन को होल्ड करने के लिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों तरफ से और दूसरे पार्टिकल जो हैं वो आपस में पाई मेसोन को पकड़ के रखते हैं। तो पाई मेसोन इज द फील्ड पार्टिकल जो एक्सचेंज करते हैं बीच में ही हो। तो इस तरह से नेक्स्ट ये नॉन सेंट्रल फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्ग देन ग्रेविटेशनल फोर्स, और 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग, 100 गुना टाइम्स स्ट्रॉन्ग देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इससे 100 टाइम्स और इससे 10⁻38 टाइम्स, ठीक है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अच्छा, ये सेंटर टू सेंटर एक्ट नहीं करता, नो, ये साइड वाइज भी लग सकता है। और इसकी रेंज जो है 10⁻⁻14 to 10⁻⁻15 0.8 into 10⁻⁻15 मैं ये रेंज लिख देता हूँ इसकी, यहाँ तक एक्ट करता है ये। इसके अगर इससे ज़्यादा क्लोज हो जाए तो ये रिपल्सिव हो जाता है, रिपल्सिव। तो रेंज इसकी 10⁻⁻14 होगी, रेंज इसकी 10⁻⁻14 मीटर। तो यहाँ इसके बाद ये रिपल्सिव हो जाते हैं फोर्सेस। आफ्टर दैट ये नॉन सेंट्रल फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव नहीं है, ये कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और ये स्मॉल रेंज। तो इस तरह से हमने रेंज भी पढ़ ली इसकी, 10⁻⁻14 मीटर्स की रेंज है। और इसके बाद हम बात करेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। तो ये क्या है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये हम पढ़ेंगे अभी। वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो भाई वीक न्यूक्लियर फोर्स भी न्यूक्लियस के अंदर ही है, इसकी रेंज भी 10⁻⁻15 मीटर के आसपास है। तो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स कब पैदा होते हैं, जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो एंटी न्यूट्रिनो निकलता है साथ में। तो ये उस समय ये बीटा पार्टिकल हम बोल सकते हैं कि ये फोर्स, दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले व्हेन ए न्यूट्रॉन कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको बोलते हैं बीटा डीके के टाइम में इस तरह से ये हमको दिखाई दिया। तो उस बीटा डीके अकर्स, ठीक है। तो ये भी एक फोर्स है, ये नॉन सेंट्रल फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स नॉन सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये हम बात करेंगे कि वीक न्यूक्लियर फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन लेप्टॉन या लेप्टॉन एंड मेसोन। लेप्टॉन एंड मेसोन, इसका मीनिंग क्या है? लेप्टॉन जो है वो हमने जो इन पार्टिकल्स को कैटेगराइज किया है, लेप्टॉन में आते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो और इनसे रिलेटेड और एक हम पार्टिकल बायरॉन्स में आते हैं, ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह ये बायरॉन्स में रखे हुए हैं। एक और कैटेगरी है मिजॉन में हमने इसमें के आयंस एंड पाई आयंस को हम मिजॉन बोलते हैं, आयंस।
के आयंस एंड पाई आयंस। तो ये इनके इलेक्ट्रॉन एंड पाई आयन एंड के मिजॉन्स के बीच में ये जो फोर्स है इसको हम वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ये 10 पावर 25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर, दिस इज अबाउट 10 पावर 25 स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। देन ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से इतना स्ट्रॉन्ग है। मैं एक चार्ट बना देता हूँ इसका कि ये कितने, इनके बीच में क्या रिलेशन है। अगर मैं इसको लिखूं कि सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स को लिखूं एफ जी रेशियो एफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेशियो एफ वीक फोर्सेस रेशियो एफ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, तो ये 1 है। तो दिस इज 10 पावर 26 10 पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। वीक फोर्स 10 पावर 20 ये 36 टाइम्स 25 एंड न्यूक्लियर फोर्स 10 पावर 38 टाइम्स। तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, ये थोड़ा स्ट्रेंथ वाइज लिखता हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो 10 पावर 25 10 पावर 36। अगर मैं इसको 1 लूँ तो ये हो जाएगा 10 पावर -2 10 पावर -13 18 एंड 10 पावर -38। तो एक चार्ट ये बन जाएगा कि अगर मैं इसको 1 लेता हूँ तो ये बन जाएगा, इस तरह से लिस्ट बन जाएगी इसकी। तो ये आपने विद दिस टॉपिक इज़ ओवर, तो ये आपने लर्न करने हैं और समझने हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, ओके।